कांग्रेस की जो प्रतीक्षित कह सकते हैं कि जो लिस्ट बाकी थी, क्योंकि प्रथम चरण के जो मतदान होने हैं वो बस्तर के, उसके कल 2 दिन पहले ही घोषणा की थी। कवासी लखमा को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जो है कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है और छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशी अब डिक्लेयर हो चुके हैं। जो 4 लोकसभा सीटें बाकी थी उनमें से अगर बात की जाए तो हमने पहले ही उन पर चर्चा की थी और इन्हीं नामों पर चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इन्हें प्रत्याशी बना सकती है। शशि सिंह की अगर बात की जाए, सरगुजा से उन्हें शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया है और ये युवा नेत्री हैं और महिला है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ से कम कांग्रेस पार्टी 2 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारी थी। तो ज्योत्सना महंत जो मौजूदा सांसद है कोरबा से, उन्हें पहले ही रिपीट किया जा चुका है। उसके साथ ही शशि सिंह को सरगुजा से प्रत्याशी बनाया गया है और उनके जो पिता हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो कांग्रेस से उनका लंबा रिश्ता रहा है और ये कहा जा रहा है कि शशि सिंह के क्षेत्र में पकड़ है और पूरे क्षेत्र में उन्होंने दौरा भी किया है, भ्रमण किया है और युवा नेत्री होने के साथ साथ उनके जो है संपर्क भी है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जिससे कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में सीधे तौर से टक्कर दे सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ अगर देखा जाए तो मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और मोदी गारंटी के नाम पर लड़ेगी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ऐसे हों कि मैन टू मैन फाइट हो, मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के बीच के अगर प्रत्याशियों के बीच में सीधा मुकाबला होता है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसमें फायदा मिले। तो ऐसे प्रत्याशियों को चयन करने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी इन नामों को घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। और दूसरी अगर बात करें कि बिलासपुर जो जहां से कांग्रेस पार्टी ने देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, तो देवेंद्र यादव को अगर मूल रूप से देखा जाए तो वो दुर्ग संभाग से आते हैं, दुर्ग जिले के हैं और भिलाई से वो कांग्रेस के विधायक भी चुने गए हैं, महापौर भी रहे हैं और इसलिए उन्हें टिकट दी गई है क्योंकि बिलासपुर में यादवों की संख्या, यादव समाज की संख्या ज्यादा होने की वजह से और जातिगत समीकरण को कांग्रेस पार्टी को साधना था और यही वजह है कि देवेंद्र यादव को दिया गया है वहां से टिकट। हालांकि वहां पे एक और नाम की चर्चा हो रही थी जो 3 बार के वहां के पार्षद हैं, वो भी यादव समाज से थे, लेकिन देवेंद्र यादव को इसलिए दिया गया है क्योंकि यह कहा जाता है कि देवेंद्र यादव और राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। राहुल गांधी की जो दोनों यात्राएं हुई, भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, इन दोनों यात्राओं में बहुत बड़ी भूमिका देवेंद्र यादव ने निभाई। जो उनका मैनेजमेंट था, जो जिस तरीके से यात्रा चल रही थी, तो उसका बहुत बड़ा मैनेजमेंट का हिस्सा देवेंद्र यादव ने निभाया और लगातार उनसे जुड़े रहे। तो राहुल गांधी की टीम के सदस्य माने जाते हैं और इस कारण से उनके पास एक टीम है। ये कहा जाता है कि युवाओं की एक बड़ी टीम है जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और खासकर देवेंद्र यादव के लिए काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी संगठन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उतना ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन व्यक्ति का एक अपना नेटवर्क बन जाता है तो वो उस नेटवर्क का काम आता है। यही वजह है कि देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा गया है बिलासपुर लोकसभा सीट से। अब तीसरे नाम की बात करें जो द्वितीय चरण में आना है, जैसे कांकेर लोकसभा सीट है। कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने वीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। वीरेश ठाकुर की अगर बात करें तो वीरेश ठाकुर पिछला चुनाव भी कांग्रेस की पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और 6000 से कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे और ये उनके नाम की लगातार चर्चा की जा रही थी, क्योंकि 5 सालों तक लगातार वीरेश ठाकुर पूरे क्षेत्र का दौरा करते रहे, क्योंकि 8 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी विधानसभा सीटों में दौरा उनके द्वारा किया गया और देखा जाए तो काफी मजबूत स्थिति में है। हालांकि कांग्रेस के अंदर कई सारे उठापटक जरूर होते हैं, लेकिन ये चर्चा भी थी कि अनिला भेड़िया को भी वहां से मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन अनिला भेड़िया ने खुद मना कर दिया था। उनका ये कहना था कि अब वो पूरे क्षेत्र का दौरा नहीं कर सकती हैं। तो वीरेश ठाकुर के नाम पर इसलिए मोहर लगी कि पिछला चुनाव उन्होंने जब लड़ा तो 6000 का बहुत कम अंतर था। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत प्रत्याशियों की तलाश में थी और मजबूत प्रत्याशियों के तौर पर ही कांग्रेस ने जिन लोगों को मैदान में उतारा है कि वो खुद सक्षम हो। और बीते दिनों कुछ इस बात को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई थी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स फ्रीज हुए, तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों का मजबूत होना इसलिए भी जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से फंडिंग के लिए भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनके अकाउंट फ्रीज हैं। तो ऐसे में प्रत्याशी का मजबूत होना भी जरूरी है। तो प्रत्याशी को मजबूती के तौर पर भी देखा जा रहा है और उनकी सामाजिक स्वीकार्यता है उसके लिहाज से जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, इन सभी को साधने की कोशिश के तहत ये प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। अब नामांकन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में कल से हो जाएगी, तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो सियासी समीकरण है वो तेजी से बदलते हुए नजर आएंगे और जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होता दिखेगा। अब हालांकि कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों का नामों का ऐलान हो चुका है और अब भाजपा और
कांग्रेस के बीच में हमेशा से सीधा मुकाबला होता आया है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके के कुछ इस साल भी बिल्कुल रहेंगे। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ जुल्फिकार, देखिए अब रन में योद्धा दोनों ही पार्टी के उतारे जा चुके हैं। अब पता है कि किस पार्टी से कौन सा योद्धा होगा, और अब इस फाइट को, इस लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? किसका पलड़ा कहां पर ज्यादा भारी है? पलड़ा की अगर बात की जाए तो अभी जिस तरीके से, क्योंकि समीकरण के आधार पर ही चर्चाएं होती हैं राजनीति में, तो राजनीतिक समीकरण में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और निर्माण के बाद से अगर देखें तो जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने या तो 10 लोकसभा सीटें जीती हैं या तो 9 जीती हैं। पिछला चुनाव जो है उसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का बेहतर परफॉर्मेंस था, क्योंकि इसके पहले अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी 1 लोकसभा सीट जीतती रही है। 2019 में अगर जो चुनाव हुए उसमें अगर की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने 2 लोकसभा सीटें जीती, जिसमें एक बस्तर की लोकसभा सीट है जिसमें दीपक वैद जो पीसीसी अध्यक्ष है वो जीत कर आए थे, और दूसरी जो सीट थी वो कोरबा लोकसभा सीट थी जहां से ज्योत्सना महंत को इस बार कांग्रेस पार्टी ने रिपीट किया है। दीपक वैद की टिकट काट के कवासी लखमा को मैदान में उतारा है। तो जो समीकरण बनाने की कोशिश की गई है, तो कांग्रेस को अगर देखा जाए तो पिछले चुनावों के कंपैरिजन में कांग्रेस इस बार मजबूत नजर आती है। ओवरऑल अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आती है, क्योंकि पिछले 4 चुनावों के जो समीकरण रहे हैं, जो रिजल्ट रहे उस लिहाज से, और कांग्रेस के लिहाज से अगर देखें तो कांग्रेस कहां पर मजबूत हो सकती है, तो जांजगीर लोकसभा सीट में विधानसभा के हिसाब से कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में नजर आती है, क्योंकि 8 विधानसभा जो सीटें हैं वो कांग्रेस के वहां से विधायक चुनकर आए हैं। तो ऐसे में जांजगीर लोकसभा सीट मजबूत है, लेकिन वो त्रिकोणीय समीकरण में हमेशा फंसती रही है, क्योंकि वहां से बसपा के कैंडिडेट मैदान में उतरते रहे तो उनका जो वोट परसेंट है वो 10% से ज्यादा रहा है बीते 2 चुनाव में देखा जाए। तो उस लिहाज से कांग्रेस उस बसपा के मैदान में होने से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को नुकसान होता है। और महासमुंद सीट है, दुर्ग सीट है और अब बिलासपुर है। तो दुर्ग सीट और महासमुंद सीट, इन सीटों को इसलिए कहते हैं कि थोड़ा कांग्रेस के लिए मजबूत है, क्योंकि साहू मतदाता जो है, साहू समाज से जो मतदाता आते हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है, और ये कहा जाता है उनका प्रत्याशी अगर मैदान में होता है और उसके सामने साहू नहीं होता है तो साहू समाज पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा नजर आता है। और इन दोनों लोकसभा सीटों में अगर देखा जाए तो निर्णायक भूमिका में साहू समाज होता है। इसके अलावा अगर देखें तो मजबूत सीटों में जो कांग्रेस की नजर आती है, जिसमें अगर देखा जाए तो चेहरे के तौर पर तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से चुनाव मैदान में हैं, और इस सीट की बात यह है कि 8 लोकसभा सीटें में से कांग्रेस के पास ज्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास कम है। उस लिहाज से अगर देखें तो अगर विधानसभा के समीकरण अगर यहाँ पर फिट बैठते हैं तो कांग्रेस यहाँ से भी मजबूत नजर आती है। तो इस तरीके से कांग्रेस के पुराने परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें तो कुछ सीटों में कांग्रेस मजबूत है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें होने की संभावना भी नजर आती है जो समीकरण बन रहे हैं। क्योंकि अगर सीधे तौर से देखें तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, और संगठन के चुनाव लड़ने से उसके अपने फायदे होते हैं, प्रत्याशियों को उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल जुल्फिकार, इसी संगठन के मजबूत होने का फायदा जो है बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिला था, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को साइकोलॉजिकल बढ़त पहले से ही मिल चुकी है। लेकिन जुल्फिकार ये बताइए जरा, किस सीट पर मुकाबला एकदम नेक टू नेक है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राजनांदगांव से चुनावी मैदान में, ऐसे बहुत सारे नवाचार यहाँ पे कांग्रेस ने भी इस बार किए हैं। सिटिंग एमएलए को एमपी का टिकट दिया है, और बीजेपी तो खैर एक नया ट्रेंड पहले से ही पॉलिटिक्स में सेट कर रही है। नेक टू नेक तो नहीं कह सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो लोकसभा के चुनाव है इस बार वो दिलचस्प जरूर हम कह सकते हैं। दिलचस्प इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सस्पेंस बना रहेगा आखिरी तक। जब छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुके होंगे तीनों चरण के, और जब मतगणना होगी तो ये कहा जा सकता है कि जब वहां पर काउंटिंग हो रही होगी तो आगे पीछे देखने को मिल सकता है। तो इस लिहाज से अगर देखें जो दिलचस्प चुनाव होने हैं, क्योंकि अगर देखें तो मजबूत सीटों में तो राजनांदगांव लोकसभा सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे संतोष पांडे को रिपीट किया है। पिछली बार भी संतोष पांडे उस विधानसभा लोकसभा सीट से जीत कर आए थे, और इसी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह भी 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें वो सांसद चुने गए थे। हालांकि उनकी टिकट जब 2019 में काट दी गई, संतोष पांडे को मैदान में उतारा गया, तो संतोष पांडे को रिपीट किया गया है। और अब यहाँ पे इसलिए ये कांटे की टक्कर और दिलचस्प होगा क्योंकि राजनांदगांव सीट से खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधायक चुने गए हैं और वहां के वो विधायक हैं।
और इस लोकसभा सीट में इसलिए हाई प्रोफाइल हो जाती है भूपेश बघेल के मैदान में उतरने से, क्योंकि कवर्धा की भी दोनों सीटें राजनांदगांव लोकसभा में आती हैं। और कवर्धा की बात करें तो कवर्धा से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जीत कर आए हैं, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो ऐसे में अगर देखें तो ये हाई प्रोफाइल, क्योंकि ये दाव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है, तो ऐसे में इन कद्दावर नेताओं की जो इमेज है, जो प्रतिष्ठा है, वो दाव पर लगती है। और दूसरी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा अपने आप दाव पर लगी है, क्योंकि प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है और अब उन्हें अपने आप को मजबूत साबित करना है। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से उनकी स्वीकार्यता बढ़ी थी, तो लोकसभा में उनको जीतने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और अभी अगर देखें तो भूपेश बघेल ने अपने क्षेत्र की कमान संभाल ली और लगातार पूरे क्षेत्र के दौरे पर है। और एक और बात है दिलचस्प, इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस सीट पर भूपेश बघेल को हर दिन कुछ न कुछ किसी न किसी माध्यम से घेरती नजर आती है। और बाकी सीटों में अगर देखें तो उतना भारतीय जनता पार्टी को भी फोकस नजर नहीं आता, अंदरूनी तौर से होगा, लेकिन जो बयानबाजियों के तौर पर है तो लाइमलाइट के तौर पर अगर देखें तो हाई प्रोफाइल सीट होने की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले कर रही है। अब कवासी लखमा पर भी लगातार हमले शुरू हो गए, क्योंकि वो पिछली सरकार के मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में विधायक हैं। और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बस्तर से, मतलब जो प्रथम चरण में जहां पे मतदान होने हैं, बिल्कुल कवासी लखमा आदिवासियों की हमेशा से एक बड़े चेहरे रहे हैं, आदिवासियों की आवाज को बुलंद करते रहे हैं। और अब उनके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज हुई, जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। ऐसे में जुल्फिकार, अगला सवाल ये है, जो दिग्गज चुनावी मैदान में उतारे जा चुके हैं और राजनांदगांव खास तौर पर भूपेश बघेल, हम सब ने देखा विधानसभा चुनाव में वो खुद किस तरीके से प्रचार करने के लिए उतरे थे और अब वो खुद यहीं से ताल ठोक रहे हैं और साख का सवाल है। ऐसे में अपने पक्ष में जीत को करने के लिए क्या कुछ कोशिशें, क्या जोर आजमाइश यहां पे कांग्रेस की तरफ से की जा रही है? कांग्रेस की तरफ से जोर आजमाइश तो की जा रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी अगर समस्या की अगर बात कर ली जाए तो क्योंकि 5 सालों तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, बिल्कुल, और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे हैं। अब भूपेश बघेल पर अब जब प्रत्याशी बनाया गया है तो उनके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी के ही लोग मुखर हो गए हैं। जैसे कि सुरेंद्र राव की बात है, उन्होंने मंच से उनके सामने ही ये कह दिया था कि 5 सालों तक तो हमारी सुनी नहीं गई और इनमें जो 500 लोग बैठे हैं, अगर वो बता दें कि उनका एक काम हुआ हो तो वो डंके की चोट पर कहते हैं। तो हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उन पर कार्रवाई की, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो समस्या यही है कि 5 सालों तक क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे संगठन में, जैसे भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, अगर किसी की टिकट कट जाए, किसी का काम नहीं हो, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी टीमें हैं, समन्वय टीमें हैं, जो उनको उस व्यक्ति को बुलाती हैं, क्योंकि विचारधारा से जुड़े हुए, उसको बैठाती हैं, समझाती हैं और पार्टी के लिए काम कराना वो जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में ये स्थिति है कि अगर मान ली नाराजगी है तो नाराजगी को बढ़ाने वाला ही मैकेनिज्म है, उसको चुनाव को देखते हुए उसको कम करने वाला ऐसा कोई मैकेनिज्म कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अगर देखा जाए तो मास लीडरशिप की बात है कि व्यक्ति का जो नेतृत्व है उसके पीछे लोग चलते हैं। तो भूपेश बघेल का एक बड़ा ऑरा है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे तो उनकी एक अपनी टीम है और यही वजह है कि कुछ लोगों की अगर नाराजगी भी है, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल है, तो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की संज्ञा कांग्रेस अगर दे रही है तो कांग्रेस का एक वोट का तो नुकसान हो जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर रणनीति देखें तो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से एक वोट भी मिल सकता है तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी का जो गमछा है उसे पहनाने में वो गुरेज नहीं कर रही। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के कार्यक्रम चल रहे हैं, किसी भी कांग्रेसी को वहां पे प्रवेश दे दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि अगर एक व्यक्ति आता है और एक अगर उसको गमछा पहना दिया जाता है और एक वोट मिल जाता है तो उससे एक वोट बढ़ने की संभावना। कांग्रेस में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, तो इसीलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर देखे तो थोड़ा सा कमजोर हो जाती है। और यही वजह है कि कांग्रेस के जो आला कमान है, कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने जो प्रत्याशियों को चयन किया गया है तो उन्होंने प्रत्याशी देख कर किया कि प्रत्याशी अपने में अगर पावरफुल है, दबंग है और उसके अपनी टीम है और उसकी अपनी एक सामाजिक स्वीकार्यता है, तो उसे प्रत्याशी बनाया है ताकि वो अपने मैकेनिज्म पे वो चुनाव को लड़े और अपने खर्चे पर जो उसके संसाधन है उन खर्चे पर पार्टी इससे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो नहीं। हालांकि पार्टी का नाम रहता है, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं छत्तीसगढ़ में हैं। जैसे कवासी लखमा की बात कर ले तो पूर्व मंत्री रहे, आबकारी मंत्री रहे और उनके चेहरे की स्वीकार्यता है और वो लगातार 6 बार से विधायक हैं। और बस्तर में अगर देखा जाए तो गोंड समाज की अपनी एक बड़ी आबादी है, जो निर्णायक भूमिका है वो उसी समाज से आते हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि देखिए कवासी लखमा जो है बस्तर के और आदिवासी समाज के एक बड़े चेहरा रहे हैं और इसी के चलते उनको चुनावी मैदान में उतारा है। इस पर क्या स्ट्रैटेजी रही है कांग्रेस की, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कुमारी शैलजा उस वक्त प्रभारी थी और इस पर सचिन पायलट है। दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है और इस पर क्या क्राइटेरिया टिकट्स के लिए रखा जा रहा है और उसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कितना नुकसान इस लिस्ट का ओवरऑल बीजेपी को करवा पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस ने अपने 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जैसे कि आपने कहा कि इसके पहले अगर 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय पे अगर देखा जाए तो पीएल पूनिया थे, तो उनकी अपनी अलग स्ट्रेटेजी थी। फिर उसके बाद चुनाव हुए, फिर बीच में कुमारी शैलजा को प्रभारी बनाया गया, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी रही और उसका ये रहा कि वो पार्टी को संगठित नहीं कर पाई, क्योंकि प्रभारी की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से और स्टेट नेतृत्व जो है, इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है वो होता है कि जो भी उस प्रदेश का प्रभारी होता है, तो उनकी जो भूमिका रही वो कहीं ना कहीं उनको फिर पार्टी ने हटाया और सचिन पायलट को मैदान में उतारा। सचिन पायलट के यहाँ पर प्रभारी बनने के बाद अगर देखें तो कांग्रेस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। कि देखा जाए जिस तरीके से ओम माथुर की अगर बात की जाए, वो भी राजस्थान से आते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ में वो लगातार कैंपिंग करते हैं और नेताओं से संपर्क में रहते हैं, वैसा सचिन पायलट के साथ देखने को नहीं मिला। मुश्किल से अगर देखें जब से बने हो तो मुश्किल से 4 से 5 बार ही छत्तीसगढ़ आए होंगे और उनका दौरा वो रहा भी होगा ज्यादा से ज्यादा तो 48 घंटे छत्तीसगढ़ की सरजमी पर उन्होंने बिताए। तो ऐसे में उनको समझने में ही वो लंबा वक्त समय आप देंगे, तभी समझेंगे कि कौन नेता की कितनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि कांग्रेस में अगर देखा जाए तो सभी नेता हैं, कार्यकर्ता कोई नहीं है। तो ऐसे में नेताओं की ग्रेविटी क्या है और कितना उसकी जमीनी पकड़ है, उसको समझने के लिए आपको उसको 1 to 1 उससे चर्चा करनी पड़ेगी। तो ऐसा हुआ नहीं है। अब बात है कि उस पर चर्चा ना करें कि कांग्रेस पार्टी अब मैदान में उतर चुकी है, 11 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। तब कांग्रेस पार्टी कितनी टक्कर देती नजर आएगी। तो दूसरे राज्यों की तुलना में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश बगल का राज्य है, मध्य प्रदेश में उस तरीके की चर्चाएं नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ में ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में 4 से 5 सीटों में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मान रही है कि इन 5 सीटों में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, बूथ स्तर पर उसके जो टीमें बनी हुई हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। अब जो है प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, 4 जो प्रत्याशी बचे थे उनकी आज घोषणा हो चुकी है। तो और होली का जो खुमारी थी वो भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। तो कल से पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो तमाम 11 के 11 प्रत्याशी हैं वो अपनी टीम पर वर्क करना शुरू कर देंगे। देवेंद्र यादव को जो बिलासपुर से बनाया गया है, अब देवेंद्र यादव के लिए थोड़ा सा जरूर मुश्किल हो सके, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक बात को लेकर चर्चा इस बात को लेकर है, जो संगठन के अंदर है कि दुर्ग लोकसभा सीट से अगर देखें तो 4 प्रत्याशी दुर्ग से हैं। एक भूपेश बघेल पाटन जो दुर्ग जिले में आती है और उनको राजनांदगांव से प्रत्याशी बना दिया गया है। राजेंद्र साहू को खुद दुर्ग लोकसभा सीट दी गई है। ताम्रध्वज साहू दुर्ग से आते हैं, उन्हें महासमुंद से बना दिया प्रत्याशी बनाया गया है। देवेंद्र यादव दुर्ग से आते हैं। तो मतलब एक ही संभाग, एक ही जिले के 4 लोकसभा सीटें लड़ रहे हैं। तो ऐसे में देवेंद्र यादव की स्वीकारिता बिलासपुर में कितनी होगी, कार्यकर्ता कितने करेंगे, क्योंकि इस बात को लेकर अंदरूनी तौर से चर्चाएं होने लगी थी कि क्या स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, दुर्ग से आकर व्यक्ति वहां पे लड़ेगा। हालांकि देवेंद्र यादव की अपनी टीम है। अब वो करीब ये कह सकते हैं कि 1 महीने का समय है, पार्टी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को वहां पे कितना कन्विंस कर पाते हैं, वो पूरा फैक्टर कन्विंसिंग के ऊपर होगा और उनकी टीम जनता तक, मतदाताओं तक किस तरीके से पहुंचती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र लगभग तैयार किया है, उसमें ये महिलाओं को साधने की जो कोशिश की गई है कि 1 लाख रुपया साल में महिलाओं को दिया जाएगा। मतलब 8,333 रुपए का जो वादा कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस जो नारी न्याय गारंटी की जो बात कर रही है, अगर जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में अगर ये पहुंचा लेती है और उसको क्लैरिफिकेशन दे देती है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी महिलाओं को इतनी रकम देगी, तो निश्चित तौर से समीकरण बहुत तेजी से बदलते नजर आएंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने महातारी वंदन योजना की घोषणा की थी कि वो महीने में 1,000 रुपए महिलाओं को देगी। अब यहाँ पर अगर देखें तो 8 गुना वो राशि है और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पे महिलाओं के बीच में जाके फॉर्म भराए थे सांकेतिक तौर से। तो महिलाओं को ये लगा
कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसका रिजल्ट ये रहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बिल्कुल जुल्फिकार, देखिए कहीं ना कहीं चुनाव के केंद्र बिंदु में जो है महिलाएं हैं, महिला वोटर है, और छत्तीसगढ़ में तो महिला वोटर्स की भूमिका हम सब देखते हैं किस तरीके से मैतारी वंदन योजना ने एक बड़ा फायदा बीजेपी को ही मिला था। हालांकि कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी रहती है वो ठीक रहती है, अच्छी रहती है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में टाइम कम है तो कैसे वो डिलीवर करेंगे, कैसे किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि महिलाओं को साधने के लिए ही, महिलाओं के लिए इस बार ये योजना लेकर आएंगे, तो ये कैसे गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो गांव में ही बसता है। बिल्कुल, कांग्रेस को पहुंचाना होगा। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जीतना है और अगर उनके अंदर जीतने का जुनून है, तो जो कांग्रेस पार्टी ने वादा की है, जो गारंटी की बात की है, तो कांग्रेस को अपनी एक टीम बनानी होगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने काम करा लिया तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। अभी जैसे रायपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे विकास उपाध्याय हैं, तो विकास उपाध्याय की अपनी टीम है। हालांकि रायपुर लोकसभा सीट में अगर देखें तो 8 विधानसभा आती हैं और सभी की सभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और वहां पे कांग्रेस का कोई भी विधायक चुनकर नहीं आया है। तो ऐसे में अभी जो हाल में ही जो सचिन पायलट आए थे, उन्होंने बैठक ली थी, रायपुर लोकसभा की बैठक ली और उस बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। तो उधर ये कहा गया कि जिस तरीके से जो सुझाव भी आएगी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महातारी वंदन योजना के जो फॉर्म खुद से छपवाए थे और महिलाओं के बीच में जाकर उनके फॉर्म भराए थे, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को भी नारी न्याय जो सम्मान की बात है, जो योजना का नाम होगा और जो अभी घोषणा में है, तो उसमें अगर ये कन्विंस कर लेती है कि साल में 1 लाख जुल्फिकार, सवाल तो ये नहीं कि कन्विंस कैसे करेंगे। जैसे आपने कहा कि विकास उपाध्याय की उनकी अपनी टीम है, भूपेश बघेल की अपनी टीम है, लेकिन यहाँ पे टीम तो पार्टी की होनी चाहिए, तभी तो लोगों तक वो अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, आपने बात सही कही, लेकिन ये कैडर बेस्ड जब पार्टियां होती हैं तो वो एक तरफ से निर्णय होते हैं और सीधे ऊपर से निर्णय नीचे तक पहुंचते हैं। और जब पार्टी मास बेस्ड हो जाती है तो पार्टी के कार्यकर्ता तो होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता के गुट में शामिल होते हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ में अगर देखें, कहते हैं, हमने पहले भी चर्चाएं की, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस जो है ना गुट में समाहित रहती है। दूसरे राज्यों में देखें तो वो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये कमलनाथ का गुट है, पहले हुआ करता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट है। तो इस तरीके से अलग अलग नेताओं के पीछे जो है ना उनके कार्यकर्ताओं की एक फौज होती है। तो वैसे छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो अब लोकसभा वाइज उनको बांटा जा सकता है कि लोकसभा में जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी ही अपनी लोकसभा सीट को लीड करेगा। अब रही बात कि उसको जो वादे किए हैं इन्होंने, जो मोदी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की मोदी गारंटी है, वैसे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी न्याय की बात कर रही है, तो उस पे कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में इनको भेजना होगा और उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी और उस पर उत्साह उसके अंदर भरना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्साह की बहुत कमी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अगर देखें तो नैरेटिव और परसेप्शन दोनों भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गढ़ लिए हैं। नैरेटिव और परसेप्शन इस तरीके का गढ़ा है कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, 370 हट चुकी है, जो वादे किए बड़े बड़े वो पूरे हो चुके हैं, मोदी जी के चेहरे को लेकर, मोदी जी की गारंटी को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं उत्साहित है और वो जनता के बीच में बताता नजर आता है। सोशल मीडिया में बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी है। तो जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि कांग्रेस इसको किस तरीके से करेगी, तो कांग्रेस किस तरीके से करेगी, कांग्रेस को सब पता है कि करना क्या है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में जब उत्साह होगा तब वो जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस की तो स्थिति ये है कि वो कांग्रेस में है, लेकिन वो अगर सोशल मीडिया में अगर कोई फेक खबर भी चल रही है तो उसको काउंटर करने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से जब तक वो रिचार्ज नहीं होगा, और रिचार्ज कौन करेगा, प्रत्याशी को ही करना पड़ेगा। उसे छोटी छोटी सी मीटिंग लेनी पड़ेगी, उनकी समस्याओं को दूर करना पड़ेगा, उनके अंदर के मन के जो गुबार हैं उनको घटाना होगा। जब विकास उपाध्याय की बात है तो विकास उपाध्याय बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि रायपुर पश्चिम से वो विधायक थे और जिस तरीके से वो अपने करीबियों से या ये कह लें क्षेत्र के लोगों से ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लोकसभा के लिए विश्वास किया है। तो एक बार जब हारे कर जीतने की बात है तो उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के वो दावे कर रहे हैं कि, क्योंकि कांग्रेस ये दावा नहीं कर पा रही कि वो कितनी सीटें जीतेंगी, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारा पिछले बार से परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। मतलब बेहतर की स्थिति अगर 2 से 3 भी हो जाए ना तो कांग्रेस का 50% से ज्यादा का ग्रोथ हो जाएगा।